बताइए सर। पढ़ चुके हैं? 4 स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। ये बीच का नहीं पढ़ना है ना, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं समझ में आए तो पढ़ना है। ये क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट है 4। ठीक है, उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है। आंसर लिखा हुआ है इसलिए छुपा रखा है इसको, आंसर देख ही लो। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर पढ़ेंगे। ऑनलाइन में जो है वो रेस्पॉन्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, हो गया? चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए ना? दिखाना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट? ठीक है, वापस दिखाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। हाँ, तो एक बार आंखें बंद करो सारे लोग ईमानदारी से। क्लोज योर आईज विथ ऑनेस्टी। इट्स योर सिलेक्शन ना, मेरा थोड़ी सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन। आंखें बंद करो सारे लोग। नहीं खोलेगा कोई ना? हाँ, खोलना मत आंखें जब तक बोला नहीं जाए। मत खोलना ना अभी। बताएंगे कब खोलनी है। खोल लो। उसको मत देखो, आप क्वेश्चन को देखो। क्या पूछा उसने? स्टैट्यूटरी बॉडी पूछा क्या? इनमें से कौन कितनी बॉडी स्टैट्यूटरी? हाँ, क्या है आंसर आपका? अब चेक करो। बी है। 1 एंड कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में ही आ गया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर फंस गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन वाले पार्ट में ये एक्सप्लेन कर देता है क्वेश्चन को। तो ठीक है, इट्स बी ऑप्शन, नो डाउट। ठीक है, पर चीज़ों का पता रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई एक्ट है, स्टैट्यूटरी है सर। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन तो ऑफिस है अटैच, स्टैट्यूटरी नहीं है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ये भी नहीं है सर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये भी अटैच ऑफिस है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्ट है सर, उसके अंदर आया है। तो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म ये करो। एविएशन बॉडी फंक्शन, सब ये भी मैच कर रखा है क्या इसने खुद से? नहीं, ठीक तो है, ये तो क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन समझ आ गया ना? फंक्शंस को मैच करना है बॉडी से। फंक्शन 1 है ग्रांटिंग एयर ऑपरेटर परमिट।
मतलब कोई नई एयरलाइंस को परमिट कौन देता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ एयरलाइंस फंक्शन 1 है। फंक्शन 2 है एयर स्पेस मैनेजमेंट, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेविगेशन कौन करता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, और पैसेंजर सिक्योरिटी रेगुलेशन कौन बनाता है, ठीक है। बॉडीज आपके पास 4 है सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और BCAS। BCAS क्या है पता है? सिविल एविएशन, सिविल एविएशन है सिक्योरिटी। हाँ बताओ क्या मैच हो रहा है, क्या आंसर आपका? ऑनलाइन में कोई आंसर दे रहा है? यस, खुश बाबू ने कहा है ए आंसर है आपका। ए है पक्का? घोष बाबू कॉपी कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया? चलो आंसर इज ए। DGCA 1 में दे रखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही ग्रांट करता है परमिट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर स्पेस मैनेजमेंट करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए AIB है, ठीक है। AIB 3 में ये सिंपल हो गया क्वेश्चन पता है, क्योंकि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन AIB करता है, और इन दो में ही AIB आ रहा है। इसका मतलब दो तो एलिमिनेट हो गए, B और D, बच्चे ये दोनों। तो इन दोनों में तो चीजें आसान हो गई थोड़ी, है ना। नहीं नहीं, एक में ही आ रहा है बस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। AIB 3 में ही आ रहा है बस, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन उसके नाम में ही है। ये तुच्छ था क्वेश्चन, कोई इसको सही करके कोई हवा में नहीं उड़ेगा। इट वॉज सिंपल क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर बताओ। एक्चुअली क्या हो गया ना, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसने ऊपर डाल दिया, उसको मत पढ़ो आप ईमानदारी से, सिर्फ ये पढ़ो और ये पढ़ो। अब वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं डाल दे। उड़ान पे अपन ने बात करी थी ना, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम में पढ़े थे, तब भी हमने बात करी थी उड़ान स्कीम के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक। तो क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, मिलिट्री एयरफील्ड मॉडर्नाइजेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिफॉर्म। देखो उड़े देश का आम नागरिक नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट नहीं होगा, मिलिट्री एयरफील्ड नहीं होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं होगा, रीजनल कनेक्टिविटी। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? हाँ देखो क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि कई बार कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो फाइनेंशियली फिजिबल होते हैं, सॉरी फाइनेंशियली वायबल नहीं होते बट इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझो, एक होती है इकोनॉमिक वायबिलिटी और एक होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। दोनों को ध्यान से समझ लो टर्म्स को। एक होती है इकोनॉमिक, हुई काला रे, हाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी, और एक होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ठीक है। देखो इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब, पहले फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को समझो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में जितना आप इनपुट डालोगे मनी, उतना वो आपको रिटर्न नहीं देने वाला सर। मतलब सरकार अगर उसमें 100 करोड़ रुपए डालेगी, तो सरकार को डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से वापस 100 करोड़ रुपए मिलने वाले नहीं है। इसका मतलब कोई भी चीज फाइनेंशियल फिजिबल नहीं होती अगर वो जितना आप इनपुट डाल रहे हो उतना आउटपुट नहीं दे रही सर, तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं होती उसकी। पर्सनल लाइफ में हम बहुत चीज़ें ऐसी, अ, हम कुछ ऐसा नहीं करते जो फाइनेंशियल फिजिबल नहीं हो, नहीं करते। लाइफ पर्सनल फाइनेंस में कौन करता है कि पैसा बिजनेस में डाल दो? किसी प्राइवेट प्लेयर को देखा कि वो बिजनेस इसलिए करता है कि समाज सेवा करनी है? नहीं, वो पैसा डालता है, उससे आउटपुट निकालता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स कभी भी फाइनेंशियली फिजिबल में ही जाते हैं, फाइनेंशियली इनफिजिबल में नहीं जाते सर, ठीक है। अब आती है इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के तौर पे अगर उस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो वो वायबल है। वायबल है मतलब वो डिजायरेबल है सर। डिजायरेबल मतलब उसको करना चाहिए, उसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा अन्य सेक्टर्स के ऊपर।
और सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर जिम्मेदारी भी होती है। समझ आ रहे? तो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होते सरकार के लिए, बट वो इकोनॉमिकली क्या होते हैं, वायबल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देखते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस है। अब पीडीएस के अंदर सरकार 2 रुपए किलो में गेहूं बेच रही है, खरीद 30 रुपए किलो में रही है, 28 रुपए का बर्डन सरकार उठा रही है। तो क्या ये फाइनेंशियली फिजिबल है? बट ये इकोनॉमिकली वायबल है। क्यों है इकोनॉमिकली वायबल? बिकॉज उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट लोगों की लिवलीहुड पे पड़ता है और लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी को वो बूस्ट देगा। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है बट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं। समझ में आए? तो ये यहाँ पे आ रहा है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका मतलब ये है कि उड़ान स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि छोटे छोटे जो शहर हैं सर, टीयर 2 सिटीज़, टीयर वाई सिटीज़ जो हैं, टीयर 2 छोटी सिटीज़, जैसे रायपुर भी टीयर वाई में आता है, मतलब वाई ग्रुप में आता है। XYZ ग्रुप होते हैं ना सिटीज़ के, रायपुर वाई में आता है। ठीक है। अब जो हायर ग्रेड सिटीज़ हैं, एक्स सिटीज़, उनके अंदर तो क्या होता है कि वैसे एयरपोर्ट हैं सर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सब जगह एयरपोर्ट है। बट जो ग्रुप वाई की सिटी है सर, या फिर टीयर 2 सिटीज़ जो होती है, उन टीयर 2 सिटीज़ में एयरपोर्ट्स होते नहीं हैं या कम होते हैं। जैसे रायपुर टीयर 2 है, और भी सिटीज़ जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। और लोअर पे जाओगे तो जो वाई में जा रही है सर, वाई ग्रुप में, या टीयर 3 सिटीज़ में, उन टीयर 3 सिटीज़ को भी एयरपोर्ट के थ्रू जोड़ना है। एयरपोर्ट में क्या होता है ना कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेंगे पूरा का पूरा, तो वहाँ पे ना कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब वहाँ पे आप पूरा का पूरा एयरपोर्ट का वो वाला लुक दोगे इंटरनेशनल टाइप का, है ना? तो इस तरीके की अगर पूरी की पूरी व्यवस्था आप करेंगे 5 स्टार होटल टाइप की, तो आपका एयरपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। पर अगर आप ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं इन सबको हटा के सिर्फ फोकस करेंगे फ्लाइंग पे, कि भैया हमें उड़ाना है प्लेन वहाँ से, कि बाकी वहाँ पे 150 रुपये का स्टारबक्स खोलना ज़रूरी नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब आप ये सारी चीज़ों से हट जाते हैं कि भाई आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उससे हट के मतलब एक बेसिक, ऐसा नहीं कि एकदम रेलवे स्टेशन टाइप एयरपोर्ट बना दोगे, है ना? एयरपोर्ट अच्छा बनाओगे, बट ये जो बड़ी बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं ना, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट गए हैं कोई कभी ना? दिल्ली का एयरपोर्ट अंदर जाओ ऐसा लगता है पूरी दुनिया है। हाँ सीरियसली, आप मेन गेट से एंट्री करोगे, उसके बाद अंदर जाते जाओगे आपको लग रहा है आप किसी मॉल में घूम रहे हो। सीरियसली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना कभी, ऐसा लग रहा है मॉल में अंदर जाके तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो, तुम्हें लगेगा तुम किसी मॉल में खड़े हो। सारी दुकानें हैं वहाँ पे, है ना? सारी बड़ी बड़ी दुकानें, लुई विटो का शोरूम खुला हुआ है। यानी एयरपोर्ट है कि क्या है? वो इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। बट अगर इस स्ट्रक्चर को हटा दें और हम बेसिक सिर्फ फ्लाइंग पे फोकस करें कि नहीं, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उस पर पूरा जाना है, बाकी उसकी सारी ये चीज़ें जो है ना वर्ल्ड क्लास, ये सबको नहीं करना है, आपको बेसिक एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए सर, है ना? उन तरीके के एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट ने फोकस करने के लिए स्कीम लाई थी उड़ान। ठीक है। और उसके अंदर जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, छोटी फ्लाइट्स को रीजनल एयर कनेक्टिविटी, समझ गए? ठीक है। जैसे जगदलपुर से रायपुर आनी चाहिए, रायपुर से इंदौर जानी चाहिए, रायपुर से नागपुर, छोटी डिस्टेंस की और रीजनल फ्लाइट्स जो हैं उनको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ावा देना है। उसमें अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का इशू आता है बट इकोनॉमिकली क्या है, वायबल है, वहाँ पे जो वायबिलिटी का गैप आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर लेती है बट प्राइवेट सेक्टर थोड़ी अपना लॉस करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को जो डिफरेंस बन रहा होगा उसको गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड पे, जो वायबिलिटी में इशू आ रहा होगा कि मतलब 100 करोड़ का कॉस्ट आ रहा है और जो मतलब क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर है वो उतना बियर नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट उस वायबिलिटी गैप को क्या कर देगी, अपनी साइड से फुलफिल कर देगी। इसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट फंड करती है वो, इसलिए कि रीजनल कनेक्टिविटी एयर की बन पाए। उड़ान स्कीम इसीलिए आई थी, बट उड़ान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि इंडिया का एविएशन सेक्टर जो है वो थोड़ा सा मतलब उसके साथ समस्याएं हैं सर, उसके साथ समस्याएं हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास जब पढ़ी थी तब इस पे बात करी थी, इंडिया के एयर एयर वाले एयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या इश्यूज है। ठीक है। The scheme subsidize the airline to operate on routes that would otherwise be commercially unviable। ठीक है। हो सकता है कि रायपुर से
इंदौर का जो रूट है वो कमर्शियली उसके लिए क्या नहीं है सर, अनवायबल है, बट गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उस रूट पे चलाने के लिए बोलेगी कि भैया एक सर्टन एक्सटेंट तक तुम्हें रेवेन्यू आ जाएगा, नहीं आता है तो गवर्नमेंट उसको फंड कर देगी, समझ। सिविल एविएशन का ही क्वेश्चन है, ये करो। सिविल एविएशन पढ़े ना हम लोग एक आर्टिकल में, अहमदाबाद वाला एयर फ्लाइट एक्सीडेंट जो हुआ था। ऑनलाइन में काफ़ी एक्टिव भागीदारी दिख रही है, अच्छी बात है ये, आंसर करते रहें। ये कोई बैठा है क्या इसके ऊपर, मच्छर है ना, मैं मार दूंगा बेटा। जुगाड़ किया क्या तुम लोगों ने मच्छर से? बेटा तू जाके वो मक्खी वाला मूवी टाइप का कुछ है क्या, तू जाके बैठना। हाँ बताइए, क्या हो गया साहू जी? हम्म, बताओ बताओ बताओ। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन मॉडल इन इंडिया। ये ग्लिम्स है जो पेपर होने वाला है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी अपन स्विच करेंगे थोड़ा, आज तो पढ़ेंगे, पॉलिटी से स्विच करके अपन अब इकोनॉमिक्स में जाएंगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटी बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत दिन हो गए, है ना। अगस्त का पढ़ लेते हैं, या आप जैसा कहेंगे, अगर दिसंबर तक बोलोगे तो दिसंबर तक पॉलिटी पढ़ लेते हैं, 4 महीने का बचा है, जुलाई तक हो गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने का है ना। अगस्त वाला छोटा है, उसमें बहुत कुछ नहीं है। क्या कहती है डेमोक्रेसी? कौन कौन चाहता है कि हम लोग पॉलिटी पहले कंप्लीट कर ले दिसंबर तक, हाथ खड़ा करो। और कौन चाहता है कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट होना चाहिए? अरे बराबर वोट आ रहे हैं, और कुछ लोग दोनों में हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो, बराबर हो गया, मैं ही डिसाइड करूंगा। हाँ बताइए, इसका क्या आंसर है? बी आंसर है, बी है ना आंसर इसका, सिंपल क्वेश्चन है ये। इंडिया में एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कैसे चलता है सर? मॉडल के थ्रू चलता है, पीपीपी ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एआईआई लूजेज ओनरशिप ऑफ द प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट, ऐसा नहीं है सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट का वो लूज नहीं करती, बिकॉज हमारा मॉडल जो है वो पीपीपी है सर, तो उसमें ऑपरेशन को प्राइवेटाइज करेंगे या और कुछ को प्राइवेटाइज करेंगे, पूरा प्राइवेटाइज नहीं किया जाता। डीजीसीए रेगुलेट्स एयरपोर्ट टैरिफ्स, ठीक है। एयरपोर्ट के टैरिफ्स को डीजीसीए थोड़ी रेगुलेट करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का काम ये है ही नहीं, क्या काम है इसका? इसका काम तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और वो एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को देखना है सर, है ना। ऑप्शन डी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ओन ऑल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं सर? आंसर दे दिए हो, उसका मतलब नहीं पता है। यस, व्हाट इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हाँ बताइए। तो जो एयरपोर्ट अभी भी बन रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में है। अच्छा, हाँ देखो, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो स्क्रैच से चालू होता है, बिल्कुल जीरो से, जीरो से स्टार्ट होता है, उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ब्राउन फील्ड का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उसको रिनोवेट कर रहे हैं या फिर उसकी कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड मतलब जो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। अब जो लोग बातें करेंगे ना, मैं उनको दूर दूर बिठा दूंगा, बता रहा हूँ, बातचीत नहीं करेगा कोई, समझ में आया? हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है बातचीत करते हो तो। इतना प्यार से समझाने वाला टीचर कहाँ मिलेगा तुम्हें, हैं? तुम मेरा अनफेयर एडवांटेज उठाते हो, हैं? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसलिए। गुस्सा आता है मुझे, ध्यान रखना। हो गया सर, बी है, ठीक है, पीपीपी के अंडर। यस,
अब वो पूरा ऐसे लिखा हुआ है कि उसको कर ही नहीं पाएंगे। यहां से करो। नहीं, इसको नहीं पड़ेगा बीच वाले को कोई। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ फ्रेम हो गया है इसका। क्या बोलते हैं वो बिगड़ गया थोड़ा, डिजाइन फ्रेमवर्क। उसको ठीक कर देंगे अगली बार। चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे सर। हम्म। व्हेन कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट? ठीक है, कैसी परिस्थिति में वो कर सकता है? एक बार आंखें बंद करो अपनी, जल्दी से, जल्दी क्लोज योर आईज, जल्दी से ना। जिसकी खुली दिखी मैं उसको मारूंगा फिर। बंद करो आंखें। हम्म। मैं कहूँ तब खोलेगा? अरे थोड़ा ईमानदारी अपने में होना चाहिए, और कुछ नहीं। यस सर बोल रही है, आंखें खुली, है ना? हम्म। चलो बताओ। जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे ही मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलो, तो चलो। तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो ले जाते हुए लम्हों। हाँ, सी होगा। वेरी नाइस। सी मतलब 2 and 4 आर करेक्ट। ओके, लेट्स चेक। ऑनलाइन में भी सारे लोगों ने सी ही दिया है, तो सी होगा फिर। हमारी क्लास में मेजोरिटी क्या, ओ बी, आंसर बी है। वेरी नाइस। चलो चेक करते हैं। आपने सी बोला है ना? सी आंसर, और 2 and 4 दिया है, और आंसर इसका बता रहा है बी। 1, 2 and 3 बता रहा है। ये सही है सर, आप सी में बता रहे। लेट्स चेक, क्या हो सकता है गलत हो। मेरी क्लास में, अपनी क्लास में मेजोरिटी सही होती है, पर इस बार मेजोरिटी गलत हो गई है। लेट्स चेक। वो कह रहा है, व्हेन कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट? स्टेटमेंट 1, इट एंडेजर्ड द हाई कोर्ट पावर। यस इट इज। हाई कोर्ट पावर में तो करेगा ये, नो डाउट, इट्स अ बिग यस। स्टेट लेजिस्लेचर अगर हाई कोर्ट की पावर बदल देगा सर, तो गलत हो जाएगा ना वो तो। नो डाउट प्रेसिडेंट, क्योंकि हाई कोर्ट को सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ऐसे नहीं बदल सकते। स्टेटमेंट 2, इट कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ। यस, बिग यस, ये तो है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अगेन इट्स अ यस। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे करता है सर। इट अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, इस पे भी करता है सर, है ना? आंसर क्या आ रहा है? 1, 2 and 3 ओनली। नेशनल सिक्योरिटी वाले पे भी वो कर तो सकता है यार। ठीक है, इसका आंसर पॉसिबली डी होना चाहिए। लेट्स चेक। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। व्हेन कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट? ठीक है। कर तो वो नेशनल सिक्योरिटी वाले पे भी सकता है सर। लेट्स चेक।
Statement 4, while seemingly important, is not explicitly mentioned as a ground for reservation under article 200. ठीक है, अब ये इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, दो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न माइट बी कवर्ड अंडर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ग्राउंड. देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर अपन सिर्फ इसको व्हेन कैन गवर्नर रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट देखेंगे ना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा. पर अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन लिख दे कि अंडर आर्टिकल 200, अगर वो स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 200 लिख देगा कि अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो फिर यहाँ पे 1, 2 और 3 ही आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 200 में वो ग्राउंड मेंशन नहीं है. समझ गए? तो इस तरीके की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ पे गलती होती है. तो इन जनरल तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में भी नेशनल सिक्योरिटी आ सकती है. और नेशनल सिक्योरिटी तो एक ऐसा ग्राउंड है जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लॉ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है. तो ये एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बट दिस कैन आल्सो बी द आंसर. तो फिर भी आप लोग डी नहीं बताए ना, आप लोग 2 एंड 4 बस बताए. आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को कैसे छोड़ दिए और इंडेंजर्ड हाई कोर्ट पावर को कैसे छोड़ दिए? इसको लिए अच्छी बात है, चलो ये तो चलो लग रहा था कि हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ तो क्लास में भी पढ़ा है, इवन वो भी पढ़ा है क्लास में, हाई कोर्ट की पावर. गलती नहीं करनी है, समझ गए? ढूंढूस. चलो आगे. हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं पता है? हमको मजा आ रहा है. ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कहाँ गलती करते हो, है ना, और कहाँ हमसे लैंग्वेज पढ़ने में भी गलती हो सकती है. हम्म. हम्म. वो पूछ रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आगे बैठो ना, ढूंढो, पीछे क्यों गए? इतनी जगह पड़ी है आगे. है? हाँ, इस क्वेश्चन को बताइए. इसको नहीं पढ़ना है ना, अपनी ईमानदारी अपने पास. क्यों लो भालो, वेरी नाइस. बताओ. कैसी सरहदें, कैसी मजबूरी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. जानम देख लो, मिट गई दूरी. हो गया. सी आंसर दिया है हमारे ऑनलाइन के मित्रों ने, प्रियांश ने और घोष बाबू ने. बाकी हमारे ऑनलाइन के मित्र कहाँ हैं? दोनों घोष बाबू ने दिया है. आंसर चेंज कर दिया. सी दिया है. पहले भी डी ही दिया. अच्छा अच्छा, ओके ओके. सी, डी 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 डी. ओके, डी डी आंसर आया है, 3 आंसर डी आए हैं. आपका क्या लगता है? ए किसको लग रहा है? बी किसको लग रहा है? सी किसको लग रहा है? डी तो लग ही रहा होगा फिर. डी किसको लग रहा है? डी डी. काफी लोगों को डी लग रहा है. क्वेश्चन पढ़िए सर. विच पावर इज डिस्क्रिशनरी फॉर गवर्नर? डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन, वो अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेता है. पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर. क्या अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी पावर होती है? नहीं होती है. चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना क्या गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता है? मतलब चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ गवर्नर. पहला मुझे बताओ, यस या नो,
कितने लोगों को लग रहा है कि यस है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है? हाँ, यस वाले हैं कोई लोग? और कितने लोगों को लग रहा है नहीं, डिस्क्रिशनरी नहीं होती? नहीं वाले कितने? अच्छा, ओके, डिस्क्रिशनरी नहीं होती है। और बाकी लोगों को सबको लगता है कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है ये गवर्नर की। ठीक है। सेकंड, एसेंट टू द ऑर्डिनरी बिल। एसेंट का मतलब है उसको ओके करना, यस करना। क्या ये गवर्नर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है एसेंट देना नहीं देना? क्या वो नो भी बोल सकता है, विदहोल्ड कर सकता है एसेंट को? है, विदहोल्ड कर सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ एसेंट टू ऑर्डिनरी बिल जो है वो उसका डिस्क्रिशन है कि वो बाउंडेड है किसी से? हाँ हाँ, बताओ। बाउंडेड है? सोचो सोचो, ऐसे आंसर मत दो, फट्टे मत मारो। जस्ट थिंक अबाउट इट। गवर्नर के पास कोई बिल गया है पास होके असेंबली से, गवर्नर क्या क्या ऑप्शन है उसके पास? साइन कर सकता है। सेकंड क्या कर सकता है वो? वापस भेज सकता है। वापस एक बार भेज दिया तो वापस आया तो करना पड़ेगा, तो सस्पेंसिव वीटो तो लिमिटेड है। फिर क्या कर सकता है वो? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। ये उसका डिस्क्रिशन है। अच्छा, वो नहीं दिया है ऑप्शन, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है ना, किसी भी बिल को रख सकता है। किसी भी बिल को नहीं रख सकता एक्सेप्ट मनी बिल ना। चलो, मनी बिल को नहीं रख सकता, मनी बिल के अलावा किसी बिल को रख सकता है। हाँ, प्रायर परमिशन से नहीं आया तो ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आता ही नहीं है असेंबली में, विधानसभा में बचा क्या? आर्टिकल 2 और 3 के अंडर भी बिल नहीं आते विधानसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता नहीं, बचा मनी बिल। तो स्टेट असेंबली में तो गवर्नर जो है वो मनी बिल पे ही पहले रिकमेंडेशन देता है। तो मनी बिल के अलावा कोई भी बिल आएगा तो वो क्या करेगा सर? मनी बिल के अलावा कोई भी बिल आएगा तो वो उसको विदहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं रखेगा, नहीं रखेगा प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रश्न समझ में आया? ठीक है। फोन कौन चला रहा है? फोन फोन चला रहे हो आप? हाँ, क्यों चला रहे हो फोन? क्या देख रहे हो? फोन मत चलाओ क्लास में, है ना? फोन क्लास के बाहर चलो। हाँ, हाँ, बताओ। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है, डिस्क्रिशनरी है कि नहीं है? हाँ, अपॉइंटमेंट हो गया। असेंट टू ऑर्डिनरी बिल क्या लगता है, डिस्क्रिशनरी है? मतलब उसका मन होगा तो वो साइन करेगा, नहीं तो नहीं भी करेगा। ठीक है। मुझे बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी है, हाथ खड़ा करो। और कितने लोग कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी नहीं है? ठीक है, मतलब यस नो दोनों है इसमें। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व करना, ये डिस्क्रिशनरी है ना? तो ये डिस्क्रिशनरी इसमें भी क्या है, यस और चौथा ऑप्शन तो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में सारे आ जाएंगे कि सारा डिस्क्रिशनरी है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, देखिए पहली बात तो ये ढूंढू चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कभी भी असेंबली का चुनाव होता है, जैसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव होने के बाद जो भी पार्टी मेजोरिटी में सीट्स जीतती है वो पार्टी एक आवेदन लेकर जाती है प्रेसिडेंट के पास, नहीं गवर्नर के पास, कि सर हम लार्जेस्ट सीट जीते हैं, ठीक है, और आप हमारा ये जो दल है लेजिस्लेटिव ग्रुप, इस लेजिस्लेटिव ग्रुप का हेड हम इस पर्सन को चुनते हैं। छत्तीसगढ़ की जब विधानसभा में बीजेपी मेजोरिटी में आई तो उन्होंने अपना जो लीडर है वो किसको चुना, विष्णुदेव साय को। उन्होंने बोला ये हमारे लीडर है और वो कहते हैं कि मैं सरकार बनाने का दावा करता हूँ, आप मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं।
उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी है या नहीं दिलानी है, ये निर्भर किस पे करता है? गवर्नर पे। समझ में आया? ये गवर्नर पे निर्भर करता है। कन्वेंशनली जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उस पर्सन को वो शपथ दिला देता है, क्योंकि सीएम का पद जो होता है वो खाली नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं, खाली रह सकता है बट लंबे समय तक उसे भी खाली नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव खाली हो जाएगा फिर तो। एक बात को ध्यान से आप समझो, लोकसभा और विधानसभा दोनों से सरकारें बनती है। लोकसभा का चुनाव जब होता है, जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव अनाउंस हो गया मार्च में कि मई में चुनाव होने वाला है। तो जो आपकी चुनाव अनाउंस जब होता है और लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है 5 साल का, ठीक है, तो लोकसभा को प्रेसिडेंट क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा जो है वो भी ऑटोमेटिक नहीं होता, वो प्रेसिडेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखना, 5 साल का यूजुअली टेन्योर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोकसभा जैसे डिसॉल्व होती है वैसे विधानसभा भी डिसॉल्व होती है। तो जब चुनाव अनाउंस होते हैं तो विधानसभा और लोकसभा डिसॉल्व होती है, सरकार रहती है, ध्यान रखना, सरकार नहीं जाती। मतलब अभी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय मोदी साहब प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक है, उनकी पूरी मंत्रिमंडल भी काम कर रही थी। बस वो है कि उस टाइम ड्यूरेशन पे उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं सर? इट इज केयर टेकिंग गवर्नमेंट, कि वो उस ड्यूरेशन में केयर टेक कर रही है, ठीक है। जबकि सारा फंक्शन वो फुल टर्म वाला कर सकते हैं, वो कहीं नहीं जाते, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहता है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने भी जा रहा है तो प्रधानमंत्री है वो, समझ में आ रहा है? फिर जब चुनाव हो जाता है और नई लोकसभा आ जाती है तो जो प्रीवियस जो प्रधानमंत्री है वो फिर क्या करते हैं? रिजाइन करते हैं। और जो नया दल आता है वो अपने मेजोरिटी लीडर को चुनता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि आप मुझे शपथ दिलाएं। इस पे भी राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन है कि वो उस व्यक्ति को शपथ दिलाएं पीएम की या नहीं। सेम गवर्नर का भी डिस्क्रिशन है, क्यों दिया है। नॉर्मली ये डिस्क्रिशन तब पिक्चर में आता है जब हंग असेंबली हो जाती है। अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी सीट्स लाई है तो नो डाउट उसी के पर्सन को पीएम बनाना है, सब है ना। पर अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी पार्टी जो है वो नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पर्सन को इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि वो लार्जेस्ट पार्टी वाला हो, कम सीट वाले को भी जो है गवर्नर क्या बना सकता है? सीएम बना सकता है। तो यहाँ पर सिंपली है कि इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और स्पेशली इन द सर्टन केसेस ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो इसमें आंसर लिखा हुआ था एक्चुअली, ठीक है, बट इट्स ओके। चलो, तो ये तो डिस्क्रिशनरी है सर, इसका मतलब या तो आंसर ए है या डी है, ये तो तय है, क्योंकि अगर ए सही है तो या तो ए होगा, ए सही है तो फिर सी और बी तो आंसर नहीं होगा, है ना। और ए सही है तो अगला आंसर की संभावना डी है, क्योंकि इसमें सारे करेक्ट बोल रहे हैं। पर अपन ऐसे नहीं चल रहे हैं, अपन कंसेप्ट से चल रहे हैं। असेंट टू द ऑर्डिनरी बिल। फिर तमिलनाडु का कौन सा केस पढ़ा अपन ने? यही तो केस पढ़ा कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो बिल पास किए उन पे साइन नहीं कर रहा। यही तो केस पढ़ा था अपन ने। वो क्यों साइन नहीं कर रहा फिर? डिस्क्रिशन है तभी तो नहीं कर रहा साइन, है ना। इवन ये सेम जो है वो तो प्रेसिडेंट के पास भी है, प्रेसिडेंट भी लॉन्गर टाइम तक उनको लेके होल्ड करके बैठा रहे, वो नहीं साइन करे। यही तो इशू आ रहा था। इसका मतलब यूजुअली वो बाउंड होता है, ठीक है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में वो क्या कर सकता है? रोक के रख सकता है बिल को। ये बात से अब जब दो सही हो गए, इसका मतलब आंसर डी है, ठीक है। स्टिल चेक द थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। यूजुअली चीफ मिनिस्टर जब अथॉरिटी लूज करता है, चीफ मिनिस्टर अथॉरिटी लूज करता है तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है तो या तो कोई और पार्टी को तुरंत मेजोरिटी प्रूफ करे तो सीएम बना दो, पर अगर नहीं बना पाती तो इस पर निर्भर करता है कि वो पूरी असेंबली को ही डिसॉल्व कर दे और बोले कि असेंबली के चुनाव वापस करवाओ। ये भी इसका क्या है सर? डिस्क्रिशन है। माना कि ये पूरा का पूरा ये सर्कमस्टांशियल डिस्क्रिशन है, ठीक है। किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, जब इसकी बात नहीं कर रही है ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ अबाउ। सारा ही इसका डिस्क्रिशन है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो गलत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ये ऐसे भी नहीं डालेगा इसको, ये तो फिर सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा इसमें मल्टीपल एंगल आप लगा लो, बट इसमें डी में एक और ऑप्शन डालेगा, ठीक है, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन डालेगा 1 2 1 2 3
1 to 4 ऐसा। नहीं तो अब तो ये भी नहीं डालता, इसको ऐसे कर देता कितने सही है उसमें से बताओ, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3, तो एलिमिनेशन भी नहीं कर सकते आप। तो प्रॉपरली चीजें आ रही होगी तभी कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके सामने आता ना, तो आप 99% लोग गलत करते हैं इसको, ये श्योर है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ये कंफ्यूजिंग नहीं है एक्चुअली, ये प्रूफ करता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आप बुक से कितना पढ़े हैं, ठीक है, आप क्लास में कितना अटेंटिव रहे हैं, है ना। क्लास में सिर्फ ये अपन यही नहीं पढ़ते, अपन बहुत बातचीत भी करते हैं, बातचीत में बहुत चीज़ें निकल के आती है, बहुत रीड बिटवीन लाइन होती है, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसको करो, दिख रहा है ये, बड़ा कर देता हूँ चलो। आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और सीधा स्टेटमेंट पढ़ो और फिर आंसर ऑप्शन देखो, बीच का नहीं पढ़ना है आपको। ऑनलाइन में मोस्टली लोगों ने डी ही दिया था आंसर। स्ट्रॉबेरी की खेती हो गया, क्या है आंसर? ए बोल रहे हैं आप लोग, सारे लोग ए बोल रहे हैं, ऑनलाइन में भी यही बोल रहे हैं, मेजोरिटी राइट होती है वैसे। आंसर इज ए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जानते हैं आप ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब असेंबली सेशन में नहीं होती है और कानून बनाना होता है, इमरजेंसी 213 आर्टिकल है, सेम फोर्स एज लॉ, नो डाउट कानून ही होता है वो। रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑलवेज नो, प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए उसको, ठीक है। लैप्स आफ्टर 6 वीक्स ऑफ असेंबली, असेंबली रीअसेंबली, ये बात ठीक है सर। जिस दिन फर्स्ट सिटिंग होती है उसकी 6 वीक्स के अंदर उसको पास करना होता है, नहीं पास होगा तो लैप्स हो जाएगा सर। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस? व्हाट? 6 months. ओके, व्हाट इज? 6 months. ओके, गॉट इट। क्या है सर? व्हाट इज मैक्सिमम? हाँ, 6 मंथ 6 वीक। अच्छा, कितना होगा मैम ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ? 6 वीक्स, सिर्फ 6 वीक्स, 6 मंथ 6 वीक्स। क्लास में अपन ने बात करी थी इस पे, है ना। देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब असेंबली नहीं चल रही होती है तो गवर्नर कानून बनाता है, बट गवर्नर नहीं बनाता, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये टेम्परेरी प्रोसेस है कि इमरजेंसी टाइम पे कानून बन जाए सर। अब होता क्या है कि जो 2 सेशन होते हैं किसी भी, चाहे विधानसभा है चाहे वो लोकसभा है, संसद है, उन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये संवैधानिक है। 1 साल में कितने सेशन कराने हैं नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप 4 कराओ, 5 कराओ, 12 महीने सेशन चलाओ, नहीं लिखा, पर 2 सेशंस के बीच में 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी कोई ऑर्डिनेंस, कोई सेशन खत्म हुआ है उसके इमीडिएटली अगले दिन ही आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और अगले सेशन में मैक्सिमम कितना जा सकता है वो 180 डेज, तो 6 महीना, 6 महीने का गैप हुआ और इमीडिएटली अगले दिन नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो उतना गैप हो गया 6 मंथ्स, और विद इन 6 वीक्स में उसको पास करना है तो उतने दिन और मिलेंगे, तो 6 महीना और 6 वीक्स, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ ऑफ एनी ऑर्डिनेंस, ठीक है। कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, यस, जुडिशियल रिव्यू के डोमेन में तो आता है सर 1, 3 एंड 4।
इसको देखो, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है ना आपको। When is the governor not bound by council of minister? आखिर हाँ? समनिंग लेजिस्लेचर मतलब मीटिंग बुलाना, उसकी असेंबली की मीटिंग बुलाना, समन करना ना उनको। ये एबीसीडी लग रहा है आपको, कि आपको लग रहा है कि इनमें कॉम्बिनेशन होगा? हाँ, तो आंखें बंद करो जल्दी। नहीं है इसमें ऑप्शन, एबीसीडी बस है। मुझे लगा शायद ऑप्शन होंगे नीचे। हम्म, देखो एक बात और सीखो यहाँ पे आप, पॉलिटी, इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट का यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है, उसमें आप कितना कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब आपको पता होता है, बट वो किस हेड में जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, इसीलिए इसकी भाषा के साथ उसको पढ़ना है। नॉट बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, क्या है आंसर? बी आ रहा है, बी। ऑनलाइन में आ रहा है ए भी आ रहा है ऑनलाइन में। देखो, बेस्ट पॉसिबल भी ढूंढना होता है कभी कभी, समझ गए? कभी कभी दो जब सही लग रहे होते हैं ना, तो बेस्ट पॉसिबल को ढूंढो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन होगा जो आप मिस कर रहे हो। तो बेस्ट पॉसिबल ढूंढो। क्या लग रहा है बेस्ट पॉसिबल? ए लग रहा है बेस्ट पॉसिबल। वो कह रहा है कि गवर्नर नॉट बाउंड बाय सीओएम। कौन से केस में? पहला आ रहा है सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। कौन सी राज्य सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेगा कि भैया प्रेसिडेंट को बोलो कि अपना रूल लगा दे? कोई सरकार बोलेगी? नहीं बोलेगी। इसका मतलब तो इसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। गवर्नर तो अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेगा कि भैया स्टेट नहीं संभल रहा है इस सरकार से, आप यहाँ क्या लगा दो, प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब इसमें गवर्नर इज नॉट बाउंडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज सिंपल एज दैट। चेक द सेकंड वन, असेंट टू द बिल्स। असेंट टू द बिल्स का मतलब है कि बिल देना। अब अभी अपन ने देखा कि इसमें डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन है इसका मतलब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंडेंस नहीं है सर। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंडेंस नहीं है? ऐसा नहीं है सर, है ना? बिल्कुल डिपेंडेंस नहीं है क्या? ऐसा नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर वो वापस भेजेगा उसको, तो वापस आएगा तो वो डिपेंडेंस आएगी सर उसकी। मतलब एब्सोल्यूट सेंस में वो सही नहीं है सर, असेंट टू द बिल। ठीक है, कई बार एक बात का और ध्यान रखना, कोई बात जो है वो एक क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में कुछ और मीनिंग निकालेगी, वो सेम बात, सेम स्टेटमेंट किसी और क्वेश्चन में लिखा होगा ना, तो वो उस और कंटेक्स्ट में कुछ और मतलब निकाल रहा होगा। यही एसेंट टू बिल अभी उस क्वेश्चन में था, उस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बेस पे ये डिस्क्रिप्शन में आ रहा था, बट इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बेस पे ये डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा सर। ये नॉट बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें नहीं है सर। बाउंडिंग आएगी क्योंकि सिचुएशनल है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल नहीं,
ये तो सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील तो जो सीएम बताएगी उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। पर समनिंग लेजिस्लेचर, समनिंग लेजिस्लेचर में क्या होता है सर, लेजिस्लेचर को समन करते समय सीएम ही बताता है कि अब आप क्या करेंगे सर, समन करेंगे, पीएम बताता है प्रेसिडेंट को कि आप बुलाएं सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाइंडिंग आ जाती है। आंसर शुड बी ए, सेंडिंग रिपोर्ट। ठीक है, इसमें अब एक्चुअली नीचे ही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ो तो ईमानदारी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक्चुअली लिखा हुआ है उसमें, आंसर खुद ही लिखा, विच केस लिमिटेड गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन इन द फ्लोर टेस्ट। ठीक है, फ्लोर टेस्ट समझ गए ना, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि जो आप सदन के पटल पर जब मेजोरिटी प्रूफ करते हो, तो विच केस लिमिटेड गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन इन द फ्लोर टेस्ट। ठीक है, एसआर बोमई केस 1994 का है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये देखो क्या है, केसेस बहुत सारे हैं, इन सब केसेस में अलग अलग क्या निकलता है सर, कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है। सारे प्रोनाउंसिएशन को आप याद नहीं कर सकते, बट हाँ इतना ज़रूर है कि जो पार्ट आपके नोट्स वगैरह में है उसको नहीं छोड़ना है, उसमें से सवाल आने की संभावना है। नबम रेबिया और डेप्यूटी स्पीकर का जो रिसेंट केस, अभी का ही केस है, 10 साल पुराना ही, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर विद असेंबली प्रोसीडिंग्स, ये केस है एक्चुअली वो नबम रेबिया वाला। ठीक है, एंड मस्ट इंश्योर फ्लोर टेस्ट आर कंडक्टेड एक्सपीडियसली, तो ये आई थिंक इसका आंसर यही है, नबम रेबिया वाला ही है, डेप्यूटी स्पीकर है ना। तो ये फ्लोर टेस्ट के डिस्क्रिप्शन का ये याद रखने वाली बात है ना, तो हर केस में सब नहीं याद कर सकते। फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट ये होता है कि जैसे देखो चुनाव हो जाता है ना, चुनाव के तुरंत बाद जैसे लोकसभा का रिजल्ट आया, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया सर कि इसमें 300 सीटें ये पार्टी जीती है या ये कोalition जीता है, तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि ये जो 545 सीटों पे चुनाव हुए वो सारे के सारे सीटों पे डिक्लेयर हो गए, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया इस सीट पे ये व्यक्ति जीत गया, पार्टी वाइज भी पता चल गया कि ये पार्टी मेजोरिटी में है, इसका मतलब वो पार्टी मेजोरिटी वाली सरकार बनाएगी। उसका जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है वो रिजल्ट के अगले ही दिन राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि भैया मेरे को आप प्रधानमंत्री पद की क्या दिला दो, शपथ दिला दो। प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ तुरंत हो जाती है, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री पद की शपथ में बहुत लंबा समय नहीं लगाते, प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन में ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक वो जो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बना है, जिन लोगों के सपोर्ट से बना है, वो लोग अभी तक ऑफिशियली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने हैं, क्योंकि उन्होंने सदन में अभी तक ओथ नहीं ली है। अभी सिर्फ वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि वो लोग जीत गए हैं सर। ठीक है, बट एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए पीएम को शपथ जल्दी दिला देते हैं, समझ आ गया। अब जो होता है ना, अब राष्ट्रपति जो है इन सारे 545 लोगों को इनवाइट करता है, एक जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है ना, 545 में सबसे सीनियर होता है पॉलिटिकल करियर वाइज, उस पर्सन को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। वो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उन 545 के 45 मेंबर्स को सदन की शपथ दिलाता है कि भाई मैं लोकसभा का मेंबर बन रहा हूँ। अब ये 545 लोग जो हैं शपथ लेकर क्या बनते हैं, सदन के मेंबर बनते हैं, और मेंबर जैसे ही बनते हैं फिर ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने में से किसी एक पर्सन को परमानेंट स्पीकर बनाते हैं, और जो परमानेंट स्पीकर आता है फिर प्रोटेम स्पीकर हट जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर ओथ लेता है एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। समझ गए, रहते हैं उतने मेंबर ही है 545 इंक्लूडिंग द स्पीकर। ठीक है, बात समझ आ रही। तो अब अपन बात, हाँ अब जब ये स्पीकर बन गया, अब यहाँ पे सदन के पटल पे जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उसमें प्रधानमंत्री को अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ता है, इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि ये सदन है, इस सदन में अब आप लेजिस्लेटर बन गए हो, अब आप फॉर्मली ये प्रक्रिया करो कि प्रधानमंत्री बोलता है कि हाँ सर देखो ये मेरे फेवर में इतने लोग हैं, तो 300 लोग जो हैं वो मेरे फेवर में है, वोटिंग होती है तो यस हो जाता है, सदन के पटल पे मेजोरिटी प्रूव है। अब तब तक मेजोरिटी प्रूफ करने की वापस जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आए, या फिर आप खुद से कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हो, या फिर मनी बिल वगैरह या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वोटिंग हो रही है, क्योंकि ऐसी वोटिंग में फिर सरकार गिरने का खतरा रहता है। समझ गए सर।
इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। तो गवर्नर जो है उसका सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर विद द असेंबली प्रोसीडिंग्स। असेंबली में फ्लोर टेस्ट जो हो रहा है उसमें गवर्नर की कोई भूमिका नहीं है सर। ये इसी वाले केस में आया था, नबम रेबिया वाले केस में। ठीक है, हो गया। आंखें बंद करो, एक बार करो, जल्दी से बंद करो इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन है। वेरी नाइस, बंद तो है, पीछे मुड़ के देखा मैंने। खोल लो खोल लो। ठीक है, आप ये सब नहीं पढ़ोगे ना, नीचे वाला नहीं पढ़ना है। चलो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। बहुत कुछ हटाना पड़ रहा है आपको। ये पढ़ना है और ये 1 2 3 4 के स्टेटमेंट पढ़ने और इससे आंसर देना है। दिख रहा है ऑनलाइन में थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे अगली बार क्वेश्चन, है ना। हो गया। प्रेसिडेंट्स एक्सरसाइज ऑफ पावर्स विदाउट एड एंड एडवाइस। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है। हाँ, क्या है आंसर? बी। ए किस किस का आंसर है? ए, बी, बी हाथ सीधा खड़ा करो। ओके, सी, डी किसी का नहीं है। ऑनलाइन में निष्क्रिय हो गए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। वो पूछ रहा है पावर विदाउट एड एंड एडवाइस की बात कर रहा है। रिटर्निंग अ कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर ये तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर विदाउट एड एंड एडवाइस। तो रिकमेंडेशन को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, उसमें उन्हीं की एडवाइस थोड़ी लेगा, नहीं लेगा ना। इसका मतलब ये तो सही है भाई। कैबिनेट को ही रिकमेंडेशन को रीचेक करने के लिए भेज रहा है, वो भी उनसे पूछ के भेजेगा कि तुम्हारे रिकमेंडेशन के लिए तुम्हें भेजू के वापस। पॉकेट वीटो मतलब अनसर्टेन टाइम तक रखना, ये भी उसका डिस्क्रिशन है सर, कब तक रखना है कब तक। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम, इसमें भी कैबिनेट का नहीं है, ये भी इसका खुद का डिस्क्रिशन पावर है। प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है ना कभी भी अबाउट द बिजनेस, चीफ एग्जीक्यूटिव है यार। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, इसमें भी वो एड एंड एडवाइस थोड़ी करेगा, खुद से करेगा। क्या आंसर लग रहा है इसका? ठीक है, रुको रुको, अरे रुको, सबर करो। ठीक है, हाँ ठीक है, पिक्चर खत्म नहीं होती है, पिक्चर चालू होती है हर जगह। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट एड एंड एडवाइस। प्राइम फेस हमको चारों क्या लग रहे हैं सर? सही लग रहे हैं। हाँ, कौन सा गलत लग रहा है? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम। प्रधानमंत्री से कोई जानकारी मांगने के लिए वो मंत्रिमंडल से सलाह क्यों लेगा? मंत्रिमंडल का तो हेड ही पीएम है, पीएम से पूछेगा आपसे सलाह ले लूं सर? हाँ? गलत है ना। मतलब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर विदाउट एड, ये तो सही है सर। तीन तो क्या है, सही है। रिटर्निंग ए कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी सही है सर, है ना। मतलब 1 एंड 3 तो क्लियरली क्या लग रहे हैं सर? सही लग रहे हैं। इसमें 3 नहीं है, मतलब ये गलत है। 2 एंड 4 इसमें भी 3 नहीं है, गलत है। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, 1 एंड 3 आंसर होना चाहिए।
इसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक लग रहा है? हाँ बताओ बताओ। हाँ बताओ बताओ। पॉकेट वीटो भी है, तो पॉकेट वीटो भी वो खुद से करता है, इसमें भी उसकी एडवाइस थोड़ी लेता, नहीं लेता। इसका मतलब ये भी ठीक है, तो टू भी आना चाहिए। इसमें वन और थ्री है, टू नहीं है इसमें थ्री नहीं है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम इन द हंग पार्लियामेंट, क्या है इसका आंसर? ढूंढूस है? ठीक है, क्या होना चाहिए? नन ऑफ द, ये इसमें कुछ उल्टा तो नहीं पूछ रहा है? देखिए, अब चारों सही लग रहे हैं ना, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। बस इसका क्वेश्चन में नॉट आ जाएगा फिर, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट एड एंड एडवाइस। लेट्स चेक चेक करते हैं क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है डी है, वो वही लग रहा है अपन जो बात करें ना। देखो, 74 president can ask COM to reconsider advice once but must act on reconsider advice. Indefinite withholding of assent to bill constitutional debated not executed for seeking information from PM articles ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम नो, ठीक तो है। चारों ही चीजों में उसको क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? कैबिनेट का एड एंड एडवाइस नहीं चाहिए। Constitutionally, all actions mentioned are constitutionally tied to aid and advice. 42 made it binding for the president to act on. Typically consult and negotiation. ये कुछ और बता रहा है भैया, ये पिक्चर के ये कह रहा है कि नहीं चारों के चारों में क्या होना चाहिए, मतलब एड एंड एडवाइस चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसका आंसर डी तो है, बट नॉट लगने के बाद डी है कि ये तो कह रहा है नहीं चारों में आपको चाहिए सर। Presidents typically consult and act based on collective political wisdom rather than pure. Pocket veto is not recognized in India's constitution. हाँ ये देखो, अब ये भाई साहब जो है क्वेश्चन को एक तो इसने पूरा लिखा नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन लिखें, क्लियर लिखें, पॉकेट वीटो का क्लियर प्रोविजन नहीं दे रखा है। पॉकेट वीटो दे तो रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे सही नहीं लग रहा थोड़ा। अब देखो, अगर आप अपन जिस लॉजिक से चल रहे हैं ना, उस लॉजिक को समझो। ठीक है, अपना लॉजिक क्या है कि रिटर्निंग अ कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन। नो डाउट हमको पता है कि वो आर्टिकल 74 में एड एंड एडवाइस पे काम करता है, बट रिकंसिडरेशन के लिए भेजने के लिए वो उसकी एड एंड एडवाइस थोड़ी लेगा। तो सिंपली दिख रहा है इसका जो ये रेशनल दे रहा है कि आर्टिकल 74(1) प्रेसिडेंट कैन आस्क COM टू रिकंसिडर एडवाइस वंस बट मस्ट एक्ट ऑन रिकंसिडर्ड एडवाइस। तो वो तो सेकेंडरी हो गया ना। प्राइमरीली रिकंसिडरेशन के लिए भेजने वाली बात पे वो थोड़ी पूछेगा कि मैं आपको भेजूं या नहीं भेजूं, है ना। तो ये वाले पॉइंट पे तो ये तो डिस्क्रिप्शन पे ही करेगा काम। पॉकेट वीटो भी ये कह रहा है कि इनडेफिनेट विदहोल्डिंग ऑफ असेंट टू बिल, यही पॉकेट वीटो होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेटेबल एंड नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉकेट वीटो प्रोवाइडेड नहीं है सर एक्सप्लिसिटली, बट स्टिल पॉकेट वीटो यूज तो करते हैं सर। तो पॉकेट वीटो वाले पार्ट पे भी उसका विदाउट एड एंड एडवाइस ही थे, क्योंकि वो सरकार थोड़ी बोलेगी पॉकेट वीटो करके बैठ जाओ। सरकार तो बोलेगी हम बिल लाए हैं, पास हुआ है तो आप साइन करो। पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे ही करते हैं। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम, प्राइम मिनिस्टर से जानकारी मांगने के लिए कैबिनेट से थोड़ी वो सलाह लेगा कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट को तो हेड ही पीएम कर रहा है। आर्टिकल 78 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू रिक्वायर पीएम टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव प्रपोजल, खुद ही कह रहा है। तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम, प्रधानमंत्री से तो जानकारी राष्ट्रपति कभी भी मांग सकता है, ये तो हम एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी उसको सलाह की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम इन हंग पार्लियामेंट, सिचुएशनल डिस्क्रिशन व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी एग्जिस्ट, प्रेसिडेंट मस्ट असेस हु कैन कमांड कॉम्पिटेंस, ये भी बात है, इसमें भी डिस्क्रिप्शन पे ही कर रहा है। ठीक है, जिसका आंसर बता रहा है डी, और डी में कह रहा है कि सारी केस में उसको एड एंड एडवाइस लगेगा। मुझे इस क्वेश्चन पे शक है, ये क्वेश्चन गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी बोल रहा है,
ऑल एक्शन मेंशन्ड आर कॉन्स्टिट्यूशनली टाइड टू एड एंड एडवाइस। वो कह रहा है सारे एक्शन एड एंड एडवाइस से जुड़े हुए हैं। ये कहां से एड एंड एडवाइस से जुड़ा हुआ है? कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन तो नहीं जुड़ा हुआ है, पॉकेट वीटो भी नहीं जुड़ा हुआ है, सीए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है। मुझे तो एक भी एड एंड एडवाइस से जुड़ा नहीं लग रहा है ना। 42nd 44th अमेंडमेंट ये भी पता है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग है। इवन इन हंग पार्लियामेंट्स प्रेसिडेंट्स टिपिकली कंसल्ट एंड एक्ट बेस्ड ऑन कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम रादर देन प्योर पर्सनल डिस्कशन। स्टिल वो सीओएम से थोड़ी पूछेगा हंग पार्लियामेंट के टाइम पे भी। पॉकेट वीटो इज नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। स्टिल प्रैक्टिस तो होती है। नहीं, इसका आंसर डी है। ठीक है, चारों में वो क्या करेगा सर? डिस्क्रिप्शन से ही काम करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही फ्रेम नहीं है, चारों में दिख रहा है सामने। भाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे तो, है ना। पीएम से थोड़ी सलाह लेगा, पीएम से सलाह लेने के लिए पीएम की सलाह लेगा कि भैया मैं आपसे सलाह ले लूं क्या? नहीं ना, समझ आ रहा है ना, बेसिक समझ है ये तो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि लोग पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया, उसको वो इनडेफिनेटली अपने पास रखा हुआ है, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो इस पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज करने के लिए वो मंत्रिमंडल से थोड़ी सलाह लेगा, वो खुद से एक्सरसाइज करेगा ना उसको। कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन ये भी वही वाली बात है ना। मंत्रिमंडल को वापस रिकमेंड करने के लिए उन्हीं से सलाह लेगा कि वापस भेजो नहीं भेजो आपके पास। गलत नहीं, ये क्वेश्चन मुझे इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा। ठीक है, नो डाउट 42nd और 44th अमेंडमेंट जो बता रहा है उसमें बाइंडिंग है ये चीजें प्रेसिडेंट पे कि सीओएम की सलाह बाइंडिंग है। बट इन चारों केस में तो सीओएम पे डिपेंडेंस मुझे दिख नहीं रही सर, है ना। इसका आंसर तो डी ही है कि चारों में इसको सलाह की जरूरत नहीं रहेगी सर। अब इसका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74 जनरली एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस। However, debate persists regarding situation where president may exercise independent judgment. Understanding constitutional provision versus practical convention is essential for this question, which tests knowledge of the president's actual discretionary space. यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है। ये चारों ऑप्शन एक्चुअल प्रैक्टिस वाले। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो प्रेसिडेंट खुद से ही करेगा, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड नहीं है। तो अगर संविधान के हिसाब से जाओगे तो फिर वो जो डी कह रहा है वो सही है, बट हम प्रैक्टिकल नेसेसिटी से जा रहे हैं तो हमारा आंसर भी डी ही आ रहा है, पर ऑपोजिशन में आ रहा है। सही नहीं, मुझे लग रहा है हम सही सोच रहे हैं ज़्यादा। उसने जो भाषा लिखी है ना उसकी क्वेश्चन की, वो भाषा थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है ना। अगर वो संविधान के प्रोविजन पे पूछेगा ना तो वो क्लियर पूरा लिखेगा, जैसे पॉकेट वीटो संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ना, पर इन प्रैक्टिस तो होती है। तो अगर वो संविधान से जुड़ी बात पूछेगा तो क्लियर लिखेगा उसके अंदर, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग व्हेन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट एनी एडवाइस ऑफ, इस तरीके का कुछ पूछेगा है ना? किसमें? डी ऑप्शन में? नहीं नहीं नहीं, पर एक्सप्लेनेशन देखो ना उसका। वो एक्सप्लेनेशन में तो अलग बात कह रहा है ना। वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी ये है कि ऑल एक्शन मेंशन्ड आर कॉन्स्टिट्यूशनली टाइड टू एड एंड एडवाइस। वो कह रहा है चारों के चारों एक्शन एड एंड एडवाइस से जुड़े हुए हैं। अब इसमें तो एड एंड एडवाइस हमको दिख नहीं रही, नहीं उसका एक्सप्लेनेशन भी तो गड़बड़ है ना। इवन वो हंग असेंबली में भी कह रहा है कि वो कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम से काम करता है रादर देन इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन, है ना। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी चीजें उलझा के पूछता है। एक बार मैं इसको वो कर देता हूँ,
आईज क्लोज करोगे तो बंद करो जल्दी थोड़ी सी आंखें। सवेरो खारे तू सूरज लागे बना रे पिया। खोल लो। बस ये मत पढ़ना आप नीचे वाली लाइन ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वही वाली बात। सिर्फ वो पॉइंट को पढ़ो। गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का क्वेश्चन है। ए आराम से पढ़ के दो, सोच के दो। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मतलब एक स्टेटमेंट से कंफर्मिटी आ गई हूँ, हो गया। घोष बाबू कह रहे हैं ए है आंसर। ए है, ए है। लिमिटेशन ऑन गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन नॉट प्रमलगेट व्हेन असेंबली इज इन सेशन। इट्स ट्रू, है ना, असेंबली सेशन में होती ऑर्डिनेंस नहीं आता। रिक्वायर्स प्रायर प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन इन सर्टन केसेस। प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन चाहिए गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग में इन सर्टन केसेस, सही। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऑर्डिनेंस जुडिशियल रिव्यू रहता है सर, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का अप्रूवल नहीं चाहिए सर, है ना। तो लिमिटेशन 4 तो नहीं दिख रही करेक्ट, ठीक है। तो 4 तो आंसर में है ही नहीं, तो 1 2 3 और 1 3 बस बचा है। 1 2 3 और 1 3 रिक्वायर प्रायर प्रेसिडेंशियल। हाँ, ए और सी किसका आंसर, ए किसका आंसर है और सी किसका आंसर है? प्रायर प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन इन सर्टन केसेस, सही है। कहाँ, कौन से केस में चाहिए बताओ, बता। ए वाला आप बता रहे हो ना आप? हाँ योगेश, कौन से केस में चाहिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल ऑर्डिनेंस में की? घोष बाबू, इन विच केसेस? नेशनल सिक्योरिटी का ऑर्डिनेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑर्डिनेंस के अंदर। हाँ हो सकता है, मैं तो बात कर रहा हूं भाई। हम्म, देखो, कानून जब बनाते हैं तब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए गवर्नर रखता है ना, बिल्कुल। तो ऑर्डिनेंस भी तो कानून ही है, बस असेंबली उस समय सेशन में नहीं है, समझ आ रहा है? बस असेंबली उस समय सेशन में नहीं है। तो असेंबली सेशन में नहीं है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि ऑर्डिनेंस बना लो, असेंबली के कंसेंट को भी बाईपास करो, है ना, और वापस टाइम आएगा तो करवा लेना। बाकी तो सारी प्रोसेस वैसी है, बस असेंबली पे नहीं जा रहे हो। तो सीओएम जो कुछ काम कर रही है स्टेट की, वो ऐसा तो कुछ नहीं करेगी कि भैया वो सब गवर्नर की वो पावर खत्म हो जाए कि वो प्रेसिडेंट के लिए रख नहीं सकता उसको, वो रख तो सकता है। तो नो डाउट रिक्वायर्स प्रायर प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन इन सर्टन
केसेस पॉसिबल है? कंकरेंट लिस्ट के लेजिस्लेशन पे पॉसिबल है कि उनको सेंटर का चाहिए होगा? लगता है कंकरेंट लिस्ट के लिए जरूरी है? कंकरेंट लिस्ट पे अगर स्टेट कोई कानून बना रहा है तो क्या पहले सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ता है? कंकरेंट लिस्ट पे अगर स्टेट कानून बना रहा है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता, तो फिर ऑर्डिनेंस में क्यों लेना पड़ेगा? आप जा रहे हो सही और ऐसे ही जाओगे सही। जब तक ये अपन जो बात कर रहे हैं ना, ऐसी बातें नहीं करेंगे ना, तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ऐसे ही क्लियर होते हैं डाउट, और ऐसे ही और नई चीजें आती है सामने जो एग्जाम में कर पाते हैं। कंकरेंट लिस्ट वाला मामला ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए तो सेंटर से थोड़ी पूछा जाता है। स्टेट बना सकता है कंकरेंट पे कानून, है ना? हाँ, अगर कंकरेंट लिस्ट पे कानून जिस पॉइंट जिस सब्जेक्ट पे आप बना रहे हो उस पर प्रीवियसली सेंटर का एक्ट बना हुआ है, तो गवर्नर फिर पॉसिबली उसको रख सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंशियल कंस्टिट्यूशन के लिए, कि भाई माइट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। दैट्स अगेन डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। यहां बात आ रही है कि रिक्वायर्स प्रायर प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन इन सर्टन केसेस। प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन चाहिए प्रायर, बनाने से पहले ही। क्या लगता है, प्रैग्मेटिकली या प्रैक्टिकली क्या लग रहा है आपको, या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या लग रहा है? सही लग रहा है ना, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एकदम ओवरराइड तो नहीं कर देगी सब कुछ? प्रेसिडेंशियल जरूरत पड़ सकती है इन केस नेशनल सिक्योरिटी या कुछ भी हो सकती है चीजें, है ना। वो हर वो कंडीशन जिसमें प्रेसिडेंट के कंस्टिट्यूशन के लिए वो बिल को रखता है, वैसे वो ऑर्डिनेंस को भी रख सकता है। रख सकता है, तो पावर खत्म तो नहीं होगी सर। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, आंसर इज ए। ओके, चले। हाँ बताओ। ऑर्डिनेंस मेकिंग कोई नई चीज नहीं है, वो बस असेंबली को बाईपास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें वैसी। हम्म, हाँ, विच सिचुएशन मैंडेट्स रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर प्रेसिडेंट? सिंपल है ये तो, है ना। क्या है इसका आंसर? वन बता रहे हैं घोष बाबू। वन है। बिल रिड्यूसिंग हाई कोर्ट जो अभी किया था ये तो थोड़ी देर पहले, है ना। बिल अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वैसे भी जस्टिसेबल नहीं होते, तो बट ऑल दो कोई स्टेट लाएगा नहीं डीपीएसपी के अगेंस्ट, बट अगर ले आता है तो वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है बाद में, बट उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट के उस पे रखना रिजर्वेशन के लिए संभावना कम है। रख सकते हैं वो रखने के वो डिस्क्रिप्शन है, रख सकता है, पर एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है वो, ध्यान रखना। आर्टिकल 201 के अंदर एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें मेंशन है। बिल अफेक्टिंग स्टेट फाइनेंसेस स्टेट के हैं सर। बिल पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर इसका वन। वन, ठीक है। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक बार करो आंखें बंद। थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा इसको। बस यही अपराध
खोल लो खोल लो। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो तब तक। हो गया? ए है, सारे लोग ये बता रहे हैं, ऑनलाइन में भी यही आ रहा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट ओनली। वेरी नाइस। सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, सिर्फ। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू है, मलाफाइड इंटेंशन से नहीं लगा सकते। कौन से केस में बताया था ये? सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामेंट अज्यूम्स स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट रूल में होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। असेंबली स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती अपने आप। इसका मतलब 4 गलत है ना? ऑल ऑफ द अबव आ नहीं रहा है, 4 दो में है, तो ए ही आंसर है, 2 and 3 ओनली, है ना? बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट होता तो चलता, पर ओनली लिख दिया, इसका मतलब और कोई ग्राउंड ही नहीं है, सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट है। गलत है सर, है ना? तो 1 गलत है। जुडिशियल रिव्यू होता है, पार्लियामेंट अज्यूम स्टेट लेजिस्लेटिव पावर इज ट्रू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ए, विच वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू गवर्नर। ध्यान से देखो, नीचे का नहीं पढ़ना ना आप, नीचे वाला मत पढ़ो, सिर्फ ऊपर वाली पढ़ो। हाँ बताओ, विच वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू गवर्नर। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, डी आंसर आ रहा है। डी है। क्या होती है क्वालिफाइड वीटो? पता ही नहीं, आंसर दे रहे हो, बाकी सुनी सुनी लग रही है, होती होगी। क्वालिफाइड भी पढ़े हो, मैं सर फोड़ दूंगा बता रहा हूँ। तीनों पढ़े हैं, क्वालिफाइड नहीं पढ़े हैं। अभी दिखाऊं नोट्स क्लास का, गवर्नर का? नोट्स में है गुरु, ठीक है, बात भी हुई है क्लास में। क्या आंसर डी है, मतलब क्वालिफाइड वीटो तो पता ही नहीं, इसलिए सस्पेंसिव वीटो पता समझ आ रहा है कि वो वापस भेज सकता है ऐसा। एब्सोल्यूट वीटो में, एब्सोल्यूट वीटो में पूरा मना कर देता है। पॉकेट वीटो में विद होल्ड करके रख लेता है, और क्वालिफाइड में जयराम जी की। क्या आंसर है इसका? क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, क्या होती है क्वालिफाइड वीटो? रिक्वायरिंग द स्पेशल लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टू ओवरराइड। दिस कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नर। क्या मतलब है इसका, अभी बता दो। हम्म
याद करो ढोंढूस, क्लास में भी बताया था ये, ठीक है। हम जब फेडरलिज्म पढ़ रहे थे ना, तब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंपैरिजन पढ़ाया था, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट चैप्टर में भी है, और ये आपको मिलेगा इंडिया के फेडरलिज्म के नोट्स में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द अदर कंट्रीज। उसमें इंडियन प्रेसिडेंट का और अमेरिकन प्रेसिडेंट का कंपैरिजन है, एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी से आप ओवरराइड करते हो चीज, और वो अमेरिका में होता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो इवन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, गवर्नर के पास तो कहीं से आ जाएगा, ठीक है। उस नोट्स को चेक करेंगे। The qualified veto which requires a special or super majority to override is a feature found in some presidential systems like USA, but is not part of Indian constitutional framework for governors. The governor has suspensive veto, bill return for consideration, absolute veto है ना, arguably pocket veto भी है उसके पास। The absence of qualified veto reflects parliamentary nature of Indian governance system, ठीक है। मतलब अगर कोई बिल, अगर प्रेसिडेंट ने उसको एक किसी चीज पे रोक लिया है सर, तो लेजिस्लेचर के पास उसकी ओवरराइडिंग पावर होती है यूएसए में, कि वो क्या कर सकता है सर, एक सुपर मेजोरिटी प्रूफ करके क्या कर सकता है, उसको ओवरराइड कर सकता है। इंडिया में ये पावर नहीं है सर, ठीक है। और करेंगे एक दो क्वेश्चन, ये आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा उस वाले नोट्स में जो अपन फेडरलिज्म, अपन कंपैरिजन पढ़े ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी रेस्ट ऑफ अदर, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का कंपेरेटिव चार्ट है, उसमें है ये लिखा हुआ। एक लास्ट कर लो, आंखें बंद करो जल्दी से, एक ही बचा है, जल्दी घर जाओगे फिर, कल फिर अगस्त का पढ़ेंगे अपन। ऑनलाइन वाले चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं? हमें कौन सा देख लेंगे, क्या ही आंखें बंद कर लूंगा मैं, है घोष बाबू। हाँ बताओ, क्वेश्चन है, इफ प्रेसिडेंट रिपीटेडली रिटर्न अ बिल एंड पार्लियामेंट पासेज इट अगेन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो काफी सिंपल हो गया है ना। इसका आंसर क्या है, मस्ट गिव एसेंट, वही सस्पेंसिव पॉकेट वीटो लिमिटेड है ना, ये तो तुच्छ हो गया, ठीक है। चलो फिर बीच बीच में 7 8 10 क्लासेस के बाद हम ऐसा बीच बीच में सेशन करते रहेंगे, है ना। और कल अपन अगस्त पढ़ेंगे, ठीक, बाय बाय।